हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल OHS ग्रुप पर। हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिस्क असेसमेंट। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों रिस्क असेसमेंट करना ज़रूरी है, कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस, फिर इसके बाद 5 स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या क्या है और हर एक स्टेप्स को समझेंगे डिटेल्स में। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या है। रिस्क असेसमेंट इज ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ योर वर्क प्लेस टू एवेल्युएट द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम ए हजार्ड, टेकिंग इनटू अकाउंट द एडिक्वेसी और एनी एग्जिस्टिंग कंट्रोल एंड डिसाइडिंग वेदर और नॉट द रिस्क इज एक्सेप्टेबल। किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो ये आइडेंटिफाई करे कि उसके वर्क प्लेस में क्या हजार्ड है एंड रिस्क है, और साथ ही ये इंश्योर करे कि जो कंट्रोल मेजर लिया गया है वो रिस्क को रिड्यूस करके एक्सेप्टेबल लेवल यानी लो लेवल पर लाता है कि नहीं। इस काम को रिस्क असेसमेंट के ज़रिए पूरा किया जाता है। रिस्क असेसमेंट कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम बड़े ही ध्यान से वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस काम या जगह से किस लेवल का खतरा है, और ये कि जो सेफ्टी ली गई है क्या वो एक्सेप्टेबल लेवल की है या नहीं। चलिए तो अब जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये कि अगर किसी भी कंपनी में 5 या इससे ज़्यादा वर्कर हैं तो उस कंपनी की ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क प्लेस का रिस्क असेसमेंट करे। सेकेंड ये कि हर एक कंपनी को ये इंश्योर करना है कि उनके यहाँ काम करने वाले सेफली काम करें और जिससे कि उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना हो। साथ ही ये भी इंश्योर करना है जो कि एक्टिविटी हो रही है उससे टूल्स, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स या इन्वायरमेंट डैमेज ना हो। इन सब के लिए रिस्क असेसमेंट करना ज़रूरी है, जिससे कि रिस्क मैनेजमेंट भी कहा जाता है। रिस्क असेसमेंट को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसमें सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ हजार्ड। तो हजार्ड कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जिससे किसी भी तरह का नुकसान होने का खतरा हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ये एक हजार्ड है जिससे कि इलेक्ट्रोक्यूशन यानी करंट लगने का खतरा है। एक और एग्जांपल है के तौर पर है क्रोकोडाइल, इससे क्या खतरा है, तो इसके रिस्क हैं फैटेलिटी यानी ये जान का खतरा है। फिर आता है रिस्क। तो रिस्क होता है किसी भी हजार्ड से जो खतरा होता है उसके कितनी चांसेस है और किस लेवल का खतरा होगा, इसे ही रिस्क कहते हैं। मतलब ये कि रिस्क हमेशा हजार्ड से ही क्रिएट होता है, उस हजार्ड से कितना खतरा है और कितने चांसेस है उस खतरे के होने का, इसी का नाम रिस्क है। जिसे सिंपल तरीके से लिखा जाता है रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी। फिर आता है एक्सेप्टेबल रिस्क। तो ये वो रिस्क है जिसमें कि कंट्रोल मेजर को लगाने के बाद बाकी रह जाता है, तो उसे वो कहते हैं एक्सेप्टेबल रिस्क। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक क्रोकोडाइल है जिससे कि रिस्क है। अब हमें इसे एक केज में रख दिया है तो रिस्क लेवल पहले हाई से लो हो गया, अब इसे आप कह सकते हैं ये एक्सेप्टेबल रिस्क है। इसके बाद आता है सेवेरिटी, जिसे हम कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है कि जब कोई जो खतरा है उससे नुकसान कितना होगा। सेवेरिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि जान भी जा सकती है या सीरियस इंजरी हो सकती है। सिवियरिटी कम होने का मतलब है कि छोटी सी इंजरी होगी या थोड़ा सा नुकसान होगा। इसके बाद आता है लाइक्लीहुड, जिसे चांसेस या प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कितने चांसेस हैं नुकसान होने के। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर क्रोकोडाइल ओपन में रहेगा तो नुकसान के चांसेस बहुत हाई होंगे, और अगर ये पिंजरे या केज में होगा तो नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे टर्म्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं और इसके 5 स्टेप्स क्या होते हैं। किसी भी रिस्क असेसमेंट को करने के लिए ये 5 स्टेप्स, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मेथड है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके 5 स्टेप्स होते हैं: आइडेंटिफाई द हजार्ड, डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, evaluate the risk and decide on precaution, record your finding and implement them, review your risk assessment and update if required।
तो आइए इसके हर एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। तो रिस्क असेसमेंट करने से का सबसे पहला स्टेप है हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करना। मतलब ये कि आपको देखना है कि किस वजह से और कैसे कहाँ से नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो वर्किंग एरिया का इंस्पेक्शन करना होगा और देखना होगा कि काम किस तरीके से हो रहा है और करने का तरीका सेफ भी है या नहीं। इसके लिए आपको उस वर्क एक्टिविटी का पूरा तरीके से स्टेप वाइज जानना बहुत ज़रूरी है। हज़ार्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उस काम में इन्वॉल्व है उनसे भी बात कर सकते हैं, ताकि वो आपको हज़ार्ड्स और रिस्क भी बताए जो आप ना आइडेंटिफाई कर पाए हो। इसके बाद आप एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्ट से भी हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस एरिया में एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। इसके बाद आप जो मटेरियल यूज़ MSDA मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट से भी हज़ार्डियस मटेरियल और उसके रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इक्विपमेंट एंड टूल्स के मैनुअल एंड इंस्ट्रक्शन बुक से भी आपको हज़ार्ड्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। तो अब आप हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन का मेथड पता चल गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो सेकेंड स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो हज़ार्ड्स हैं उसे किन लोगों को नुकसान हो सकता है। आपको अपने रिस्क असेसमेंट में लोगों के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस ग्रुप के लोगों को नुकसान होगा उसको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि मेजनरी वर्कर्स, इलेक्ट्रिशियन, स्कैप होल्डर्स, हेल्पर्स एंड सुपरवाइजर्स। इसके बाद आपको देखना है कि कहीं विजिटर जो आपके वर्क लोकेशन को विजिट करने आएंगे उनको तो किसी हज़ार्ड का नुकसान होने का चांसेस नहीं है, अगर है तो उनको भी इंक्लूड करें। फिर इसके बाद है सप्लायर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स और किसी कंपनी के लोग जो के नज़दीक में काम कर रहे हों जिसे उनको भी नुकसान होने का खतरा हो। अपने रिस्क असेसमेंट में आपको वैसे लोगों को भी अलग से आइडेंटिफाई करना होगा जो कि नॉर्मल लोगों से ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज़, न्यू या कम एक्सपीरियंस वर्कर और साथ में ऐसे लोग जिनको स्पेशल मदद की ज़रूरत होती है, जैसे कि हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़। चलिए तो अब देखते हैं थर्ड स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिस्क असेसमेंट का, जिसमें आता है रिस्क को एवेल्युएट यानी उसका लेवल देखना कि रिस्क किस लेवल का है। क्या रिस्क लेवल बहुत हाई है या मीडियम है या लो है। रिस्क का लेवल को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है और बहुत इफ़ेक्टिव है रिस्क को मेज़र करने में, वो है 5x5 टाइप रिस्क मैट्रिक्स। इस रिस्क मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के रिस्क मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए तो अब समझते हैं कि रिस्क मैट्रिक्स पर रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। 5x5 के रिस्क मैट्रिक्स पर रिस्क को 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है। 1 to 5 लो रिस्क लेवल, 6 to 15 मीडियम रिस्क लेवल और 16 to 25 हाई रिस्क लेवल। लो रिस्क को ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई किया गया है और मीडियम को ऑरेंज से एंड हाई को रेड से। चलिए तो समझते हैं कि इसमें रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ क्रोकोडाइल को लेते हैं। सपोज करें कि एक क्रोकोडाइल किसी एरिया में ओपन है। अब अगर कोई इसके नज़दीक जाएगा तो उसके इंजर्ड होने का क्या चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी है, और अगर इसके क्या सिवियरिटी है यानी रिजल्ट लेवल क्या होगा। तो इस सिनेरियो के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, मीन्स 5 है, और साथ ही इसमें जान जाने का खतरा है यानी सिवियरिटी भी 5 है। तो 5x5 हो गया 25, जो कि सबसे हाई लेवल का रिस्क है। अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। इसमें हमने इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाया है और क्रोकोडाइल को केज में लॉक कर दिया है। तो दोबारा कैलकुलेट करते हैं सिवियरिटी एंड लाइक्लीहुड को। इस सिनेरियो के हिसाब से लाइक्लीहुड यानी चांसेस इंजर्ड होने के कम हो गए हैं, जो कि 3 है, पर सिवियरिटी अब भी 5 है। तो न्यू कैलकुलेशन हो गया रिस्क का 3 × 5 = 15, जो कि मीडियम लेवल का रिस्क है। अब देखते हैं थर्ड सिनेरियो।
कि अब हमने एक ऊंची दीवार फेंस के साथ लगा दी है और साथ में हर किसी को सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस भी पहनाया है। तो अब लाइक्लीहुड इंजरी का बहुत लो हो गया है, तो हमारा न्यू लेवल ऑफ रिस्क हो गया है 1 × 5 = 5, जो कि लो लेवल ऑफ रिस्क है। एंड इसी लेवल ऑफ रिस्क को कहते हैं एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। आइए तो अब जानते हैं कि डिसाइड ऑन प्रिकॉशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आप कौन सा कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी को कम करने के लिए। कंट्रोल मेजर टोटल 5 टाइप के होते हैं, जिसमें कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एलिमिनेट द रिस्क, मतलब हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे कि हजार्ड्स को ही खत्म कर दें ताकि रिस्क ही ना रहे। सेकेंड नंबर पर आता है सब्स्टिट्यूट, जिसका मतलब होता है कि हजार्ड्स को किसी भी कम नुकसान देने वाले हजार्ड से रिप्लेस कर दें। थर्ड में आता है इंजीनियर कंट्रोल, जिसमें आता है फिजिकल बैरियर्स और इंजीनियर टाइप प्रोटेक्शन जैसे लोकल एग्जॉस्ट, वेंटिलेशन एक्सेट्रा। फोर्थ में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जैसे कि साइनेजेस लगाना, प्रोसीड्यूर बनाना एक्सेट्रा। सबसे लास्ट में आता है यानी फर्स्ट पोजीशन पे आता है PPEs। तो उम्मीद है आपको स्टेप 3 क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट, जिसमें आता है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। तो मतलब ये है कि आपको अपने रिस्क असेसमेंट को किसी भी फॉर्मेट में बनाना है और इसे संभाल कर मैनेजमेंट अप्रूवल के साथ रखना है, ताकि किसी एक्सीडेंट या लीगल वायलेशन के वक्त ये एक एविडेंस का काम करे। साथ ये कि आपको इसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, यानी देखना है कि कंट्रोल मेजर सारे लिए गए हैं और साथ ही इसे हर एक एम्प्लॉय वर्कर्स तक पहुंचाना है, जैसे कि TBT एंड ट्रेनिंग के जरिए। फिफ्थ स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, जिसमें आप रिव्यू एंड अपडेट करना रिस्क असेसमेंट को। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि रिस्क असेसमेंट एक सर्टेन टाइम पर रिव्यू हो, जैसे कि ईयरली और 6 मंथ पर। इसके साथ ही कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना पड़े उसके टाइम से पहले, जैसे कि जब किसी लेजिस्लेशन में चेंजेस होता है तो भी रिस्क असेसमेंट रिव्यू करना चाहिए। अगर वर्क प्लेस या के लेआउट में चेंजेस हो, या फिर प्रोसेस चेंजेस हो, तो या फिर मटेरियल्स में कोई चेंजेस हो, या फिर वर्कर्स में चेंजेस हो, तो या फिर जब एक्सीडेंट हो गया हो, जिसमें ये रिकमेंड किया जाए कि रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करें या फिर किसी ऑडिट में रिकमेंड किया जाए। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का रिस्क असेसमेंट के ऊपर वीडियो। इसके ऊपर आपका क्या सजेशन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही किसी नए टॉपिक पर वीडियो को बनाएं, इसके भी सजेशन ज़रूर दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही और वीडियोस और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल OHS गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे सेफ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।